जो आरोप लगे हैं वह तो है ही, वह तो खुला खेल फर्रुखाबादी भारतीय लोकतंत्र में चल ही रहा है। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात यह है कि अब भारत की केंद्र की सरकार पर कब्जा करके जो निरंकुश राजकाज चलाने वाले लोग, जो ग्लोबल ऑर्डर के साथ जुड़े हुए हैं, अमेरिकी और कारपोरेट हितों के मुताबिक जो लोग काम करते हैं, तो वो लोग सत्ता के लिए उग्रवादी संगठनों के साथ खुलकर संबंध बना रहे हैं। यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भयंकर चुनौती है। सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र में बहुत आम बात है। जनता जिसे चाहे उसे जिताती है और उसके बाद किसी नई पार्टी को राजकाज सौंपा जाता है और वह नीति निर्धारण और कार्यपालिका की भूमिका अपनाता है। तो यह तो बहुत आम है। तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में कोई पार्टी अगर हार जाए और सत्ता दल अगर हार जाए और उसके बदले में विपक्ष को सत्ता मिले तो उससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। ईवीएम वाली विवाद की बात हम नहीं करते हैं, हमने नहीं की। जब वाम सेब की पार्टी बीएमपी बनी और उसके बाद बुरी तरह लोकसभा चुनाव हारने के बाद वामन मिश्रम ने इस पर बड़ा अभियान चलाया। अभी महाराष्ट्र के पालिका चुनाव के बाद भी क्रांति मोर्चा के नाम पर लाखों का हुजूम हर शहर में खड़ा होता रहा है। तो हम इसको नजरअंदाज करते रहे हैं। लेकिन अब जो यूपी में हुआ है कि एक भी मुसलमान उम्मीदवार खड़े किए बिना किसी पार्टी को 10% मुसलमान वोट मिल जाए जो मुसलमानों के खिलाफ है और जिनका राजधर्म, जिनकी राजनय सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ है, तो मुसलमान उनका साथ कैसे दे सकते हैं। जो राम लहर और हिंदुत्व के सौगंध से पहले जो 3 चरणों का मतदान मुस्लिम बहुल इलाकों में हुआ था, वहाँ जिस तरह से एक तरफा तौर पे भाजपा और संघ परिवार की केसरिया लहर चली, तो उसके बाद मायावती ने ईवीएम में गड़बड़ी की बात की है। तो इससे पहले 2010 में लाल कृष्ण आडवाणी ने भी कांग्रेस की जीत के बाद ईवीएम में गड़बड़ी की बात की थी और इस बारे में पहले भी चर्चा होती रही है। लेकिन ये लोकतंत्र का विमर्श नहीं रहा है और खास तौर पर यूपी में चूंकि जो सबसे बड़ा राज्य है वहाँ गैर भाजपाई सरकारें रही। मायावती की सरकार 5 साल के लिए रही, उसके बाद अखिलेश की सरकार 5 साल के लिए रही। तो ईवीएम पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो नोटबंदी के जो फैसले के बारे में हम लगातार लिखते रहे हैं कि कारपोरेट इंटरेस्ट में जो यह कार्यक्रम किया गया और उससे कारोबार में मचूले और छोटे खिलाड़ी गायब हो गए और आम जनता क्रय शक्ति से वंचित हो गई, उपभोक्ता बाजार खत्म हो गया, खेती और कारोबार चौपट हो गए। तो इसका मतलब यह था कि राजनीतिक दलों को कैश से वंचित करके सत्ता दल के हाथ में तमाम नोट पहले से आ रहे थे और नोटबंदी पहले से लीक हो गई थी
और यूपी में बाकायदा नोटों की वर्षा हो रही थी। और जो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया में आधार कार्ड योजना के बारे में हम बार बार चेता रहे थे। उसके बाद ये ईवीएम वाली बात है, तो इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे और इस पर आगे चर्चा होनी है। और यह एक गंभीर मुद्दा बन गया है, क्योंकि अल्पसंख्यक अपने मताधिकार से, अपने प्रतिनिधित्व से वंचित किए गए हैं। तो चाहे तकनीकी गड़बड़ी हो या न हो, यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि सिर्फ बहुसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व सत्ता में हो, विधानसभा या संसद में हो। अगर यह ट्रेंड बनता है और बहुसंख्यक के ध्रुवीकरण से सरकारें बनती है, तो नस्ली भेदभाव और नस्ली नरसंहार की संस्कृति इससे मजबूत होगी, जिससे देश में बहुलता विविधता का वातावरण खत्म होगा। हमने एग्जिट पोल के बाद ही कह दिया था कि वैकल्पिक राजनीति के बिना हिंदुत्व की विचारधारा का और हिंदुत्व के एजेंडे का मुकाबला बिल्कुल असंभव है। हमने ब्राह्मण धर्म के वर्चस्व के दौरान उपनिषदों और चारवाक आंदोलन के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि विरोध तो उस जमाने में भी हुआ, लगभग 1000 साल तक लगातार विरोध होता रहा, लेकिन सत्ता में वर्चस्व जो ब्राह्मण तंत्र का रहा है, तो उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो सबसे पहले महात्मा गौतम बुद्ध ने एक वैचारिक क्रांति की और हिंदुत्व की वर्ण व्यवस्था और जो सीढ़ीदार असमता के खिलाफ समता और न्याय की बात की। यह एक वैकल्पिक विचारधारा था, जिसके तहत एक सामाजिक क्रांति हुई। संकट यह है, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी कहा है कि राजनीतिक दल बिना किसी विचारधारा के सिर्फ मौका परस्त चुनावी गठबंधन और चुनावी समीकरण के तहत सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। और कारपोरेट फंडिंग भी होनी चाहिए, बाजार और कारपोरेट का सहारा भी चाहिए। तो कारपोरेट हितों के खिलाफ उनके जुबान बंद है। ये बिल्कुल नंगी आंखों से देखा जा सकता है कि कुछ चुनी हुई कंपनियां हर सेक्टर में और पूरी अर्थव्यवस्था पर काबिज है, पूरे बाजार पर काबिज है, और सरकार उनके हितों के लिए काम कर रही है। लेकिन इसके खिलाफ कोई बात करने के लिए कोई राजनीतिक दल तैयार नहीं है। और इसके साथ ही जैसे वामपंथियों ने अपनी विचारधारा को तिलांजलि देकर संसदीय राजनीति में आर्थिक सुधारों और जन विरोधी नीतियों के साथ खड़ा होकर सत्ता का हमेशा समर्थन किया। अल्पमत सरकारें इसलिए लगातार जारी रही, और भाजपा और कांग्रेस की जो सरकारें बनी, तो उसमें भी गठबंधन की सरकार रही है। और राज्यसभा में इस मोदी सुनामी के बावजूद भी 2014 के बाद बहुमत नहीं था। ये संसदीय सहमति के तौर पर सारे कानून पास किए जा रहे थे, या संसद को बाईपास करके कानून पास हो रहे थे। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में राज्यसभा में भी उनका बहुमत होगा। कांग्रेस ने गांधीवाद को बहुत पहले तिलांजलि दे दी है, समाजवाद का अवसान हो गया, तो और अम्बेडकरी मिशन और विचारधारा, पहचान की राजनीति और जातियों के वर्चस्व के खेल में अति दलितों और अति पिछड़ों पर उत्पीड़न और अत्याचार की बढ़ती हुई वारदातों के तहत चल रहा है, जबकि संवैधानिक प्रावधान खत्म हो गए, संविधान लागू नहीं है, कानून का राज लागू नहीं है, और आरक्षण अति पिछड़ों, अति दलितों और पसमानदा मुसलमानों को मिला नहीं है। तो ऐसे संकट में संघ परिवार अपनी विचारधारा पर अडिग है, और उसके यूपी में ही 90,000 कार्यकर्ता सक्रिय वहाँ थे और लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे
और पूरे देश में अभी संघ परिवार का जो संस्थागत संगठन है, जहां व्यक्ति की कोई महत्व नहीं है, उसका मुकाबला इस ढंग की मौकापरस्त राजनीति से नहीं किया जा सकता। लेकिन असम की प्रयोगशाला में अल्फा के साथ सरकार बनाने के लिए जो प्रयोग किए, उसके बड़े खतरनाक नतीजे निकल रहे हैं और उसका विस्तार सारे पूर्वोत्तर में हो रहा है। मणिपुर और गोवा में सत्ता दखल करने के साथ साथ मणिपुर की जो सरकार बनी, उसमें NSCN-IM जो मणिपुर का उग्रवादी संगठन है, उसका समर्थन संघ परिवार को रहा है। जैसे कि असम में अल्फा का समर्थन संघ परिवार को है। और तो इसके तहत अब मेघालय में भी तख्तापलट की तैयारी है। और तो इससे मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में जहां उग्रवादी गतिविधियां अब शांत हैं, ये शांत इलाके हैं। मणिपुर में भी जो मैती और नगाओं के बीच एक अभी शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। वह मैती राजवंश को सामने खड़ा कर नगा और मैती लोगों में एक विवाद खड़ा कर दिया गया है। और असम के भीतर एक और विभाजन की तैयारी हो रही है। असम के एक और विभाजन की तैयारी है। कोकड़ाझाड़ में अलग राज्य के लिए 100 घंटे की बंद की तैयारी है। तो इन परिस्थितियों में जो मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में उग्रवादियों के साथ मिलकर अगर उनका हिंदुत्वकरण की कोशिश हुई और जहां की मातृसत्तात्मक व्यवस्था है, जहां आदिवासी बहुल जातियां हैं, तो इसके बड़े खतरनाक नतीजे निकलने हैं। अब हमने असम और त्रिपुरा के 80 के दशक को देखा है। त्रिपुरा के नीली नरसंहार की बात हम जानते हैं। अभी लगातार वहां वाम शासन है और उग्रवादी गतिविधियां नहीं है। ये इलाके बहुत शांत हैं, लेकिन वहां अगर भूमिगत उग्रवादियों को साथ लेकर वामपंथियों को सत्ता से बाहर निकालने का खेल संघ परिवार करता है, तो इसके खतरनाक नतीजे होंगे। चूंकि असम में ऐसा किया गया है, चूंकि मणिपुर में ऐसा किया गया है, चूंकि मेघालय में ऐसी तैयारी की गई है, तो जाहिर है कि यह तय है कि त्रिपुरा में संघ परिवार उग्रवादी संगठनों का साथ लेने से कतई परहेज नहीं करने वाला है। तो पूर्वोत्तर में अभी तक जैसा भी रहा हो, अभी ऐसा चीन ने सीधे हस्तक्षेप नहीं किया है, जबकि चीन का अरुणाचल प्रदेश पर दावा रहा है और अरुणाचल के बदले वह अक्साई चीन चाहता है। अब अगर उग्रवादी संगठन वहां फिर नए सिरे से सक्रिय होते हैं, तो चीन की सीमा से भी भारत में भारत की एकता और अखंडता को गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। पंजाब में अकाली राजनीति का दुरुपयोग करने का नतीजा 80 के दशक में हमने देखा है। और कश्मीर में भी अलगाववादियों को लेकर उनको मोहरा बनाकर जो सत्ता की राजनीति की जाती रही है, तो उसमें कश्मीर के हालात बिल्कुल बेकाबू है, पंजाब के हालात बेकाबू रहे हैं और नए सिरे से पंजाब में क्या होगा हम नहीं जानते। लेकिन असम में जो स्थिति है वो आपको बता दें कि धेमाजी में लोकसभा का धेमाजी में उपचुनाव होना है और ये इलाका आसू के दखल में है। तो वहां पर भाजपा घुसपैठ करना चाहती थी और जो शरणार्थी आंदोलन हो रहे थे असम में लोकसभा चुनाव से पहले से, उसमें कांग्रेस और भाजपा के नेता मंच पर रहे हैं। जो अब कांग्रेस के जो नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं वो बड़े मंत्री हैं। मुख्यमंत्री
सर्बानंद सोनोवाल भी शरणार्थी नेताओं और शरणार्थी आंदोलन के साथ रहे हैं, उनके मंच पर रहे हैं, उसके फुटेज देखे जा सकते हैं। केंद्र में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह लगातार निखिल भारत वास्तु समन्वय समिति के नेताओं के साथ रहे हैं और उनके साथ उनकी तस्वीरें तमाम जगह पर ये असम के अखबारों में भी छप रहा है। तो सत्ता पर वर्चस्व के लिए आशू और भाजपा में बहुत तीखी लड़ाई जारी है और आशू के नेताओं के खिलाफ शरणार्थी आंदोलन और शरणार्थी नेताओं का इस्तेमाल भाजपा कर रही थी। धेमाजी के दखल के लिए वहां पर जिस तरह शरणार्थियों की रैली की गई, उसमें जो गड़बड़ी पैदा की गई है, यह आशू और भाजपा के वर्चस्व की लड़ाई है, जिसमें शरणार्थी मुहरा बन गए। अब असम में शरणार्थी आंदोलन और शरणार्थी संगठन दोनों को प्रतिबंधित करने के लिए आशू ने 100 घंटे के बंगाल बंद की धमकी दी है। दूसरी ओर धेमाजी में कर्फ्यू के बीच आगजनी और हिंसा की घटनाएं जारी है। इसमें सबसे खतरनाक बात है कि शरणार्थी वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए नागरिकता संशोधन बिल लाकर शरणार्थियों को विदेशी घुसपैठिया बताने वाली भाजपा की सरकार ने यह कानून पास कराया और वही सरकार अब हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कर रही थी, हिंदू शरणार्थियों के वोट के लिए, जिसका फायदा उसे बंगाल में दूसरी ताकत बनकर उभरने में मिला और बाकी भारत भर में तमाम राज्यों में शरणार्थी उनके साथ है। जैसे उत्तराखंड में शरणार्थियों ने एक मुश्त भाजपा का साथ दिया है, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा तमाम राज्यों में शरणार्थी वोट बैंक भाजपा के नाम दाखिल है। तो ऐसे हालात में जो वोट बैंक की राजनीति के तहत हिंदू और मुसलमानों के बीच एक ध्रुवीकरण रहा है और असम में स्थिति इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है। वहाँ दो तरह के ध्रुवीकरण है, हिंदू और मुसलमान, इनके बीच एक ध्रुवीकरण है और दूसरी तरह का ध्रुवीकरण है असमिया और गैर असमिया ध्रुवीकरण, जो कि 60 के दशक से संघ परिवार का एजेंडा रहा है। तो ये जो किया कराया है ये संघ परिवार का है और आज कल डिब्रूगढ़ में सत्याग्रह करके किया और धेमाजी में फिलहाल होली के मद्देनजर कर्फ्यू में ढील दी गई है, लेकिन वहां चूंकि वर्चस्व की लड़ाई जारी है तो हालात सुधरने की उम्मीद कम ही है। और आज तिनसुकिया में इकोनॉमिक ब्लॉकेड लागू कर दिया गया, आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई है। यह बहुत बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि हमारे यहाँ तेल और गैस की रिफाइनरीज असम में है, तो असम के औद्योगिक ढांचा और कारोबार पर अगर हमले हुए और उनकी नाकेबंदी कर दी गई और बंद में दो तरह के ध्रुवीकरण के तहत अगर हिंसा भड़की तो ध्रुवीकरण और तेज होगा, जिसका फायदा हिंदुत्व के एजेंडे को अमल में लाने में भाजपा को होगा। आशू को यह बात समझनी चाहिए। असमिया जो लोग हैं उनको समझना चाहिए कि नागरिकता की समस्या और शरणार्थी समस्या ये दोनों केंद्र में काबिज सरकारों की कारस्तानी है, जिन्होंने असम में लगातार शरणार्थियों के आने पर न रोक लगाई है न उनकी समस्या सुलझाने की कोशिश की है, बल्कि असम के लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की राजनीति करती रही है। और आज भी असम में भाजपा और संघ परिवार का वर्चस्व आशू और असमिया संगठनों के खिलाफ लागू करने के लिए हिंदू और मुसलमान शरणार्थियों को मोहरा बनाया जा रहा है। इस राजनीति को असमिया लोग भी समझे और हम इसीलिए प्रफुल्ल महंतो जैसे परिपक्व नेतृत्व से उम्मीद कर रहे थे कि वे भाजपा और संघ परिवार का यह खेल समझ ले और असम में स्थिति सामान्य बनाने में कोशिश करें। अब असम में जो यह खेल नंगई के हद तक चला, जिसका विस्तार
समूचे पूर्वोत्तर में हो रहा है और त्रिपुरा में हो रहा है, इसमें उग्रवादियों का जो साथ लिया जा रहा है, तो बंगाल में उग्रवादी संगठन भूमिगत हैं और बिहार में भी भूमिगत हैं। बिहार में निजी सेनाएं भी हैं जिनमें उन जातियों का असर ज्यादा है जो संघ परिवार के पक्के समर्थक हैं। तो पूर्वोत्तर असम के बाद बंगाल और बिहार में क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। मैं आज काफी थका हुआ था तो विस्तार में लिख नहीं पाया, थोड़ा बहुत लिखा है और इस वीडियो से मैं बताना चाहता हूँ कैशलेस डिजिटल इंडिया भारत दखल करने का और हिंदुत्व को के एजेंडे को अंजाम देने का कार्यक्रम है, जिसको बहुत कामयाबी के साथ यूपी और उत्तराखंड में आजमाया गया है और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व से वंचित कर दिया गया है। अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रखकर या अल्पसंख्यकों के सफाये से और आम जनता के दमन, उत्पीड़न और कारपोरेट हित में लोकतंत्र कैसे चलेगा और इसका मुकाबला हम कैसे करेंगे। हम बार बार वैचारिक विकल्प की बात कर रहे हैं, वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे हैं, वैकल्पिक मीडिया माध्यम और विधाओं की बात कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने जैसे धम्म प्रवर्तन किया और सामाजिक क्रांति की, उस तरह की सामाजिक क्रांति की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बिहार, बंगाल ये सामाजिक क्रांति के गढ़ रहे हैं, प्रगतिशीलता के भी गढ़ रहे हैं, तो शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। और पूर्वोत्तर में जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है उससे संघ परिवार के एजेंडा, उनके राष्ट्रवाद और उनकी देशभक्ति की असलियत खुलती है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोखिम में डालकर सत्ता के लिए जो बेशर्मी की हद तक केंद्र सरकार काम कर रही है, यह बहुत खतरनाक है और इससे आगाह करने के लिए आज मैंने आपकी होली का मजा और आपकी जीत के जश्न को खराब किया है, इसलिए कृपया माफ करें। धन्यवाद।